अगर एक बंदा ब्लॉगिंग में आना चाहता है, सबसे पहला स्टेप क्या है और उसके पास कौन कौन से स्किल्स होने चाहिए? क्या एक बंदे को मल्टी निश ब्लॉग को टारगेट करना चाहिए अगर वो स्टार्ट लेना चाहता है, या उसको माइक्रो लेवल पे जाना चाहिए? इसके ब्लॉगिंग को स्टार्ट करने में कितना टाइम डेडिकेटेडली काम करना है कि कम से कम आप 1 से लेकर $10 कमाने के काबिल हो जाओ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, बखैर रगले, दिस इज इस्माइल ब्लॉगर एंड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम एक नए एक्साइटिंग एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और आज का जो एपिसोड है वो बहुत ही कमाल का होने वाला है, क्योंकि हमारे जो गेस्ट है वो बहुत ही स्पेशल है, जो कि ऑल द वे मुल्तान से तशरीफ लाए हैं। कुछ अच्छे क्वेश्चन भी होंगे, कुछ सख्त क्वेश्चन भी होंगे, और होपफुली कि आपको बहुत कुछ लर्न करने को मिलेगा, क्योंकि ये बंदा जो कि इस वक्त मेरे साथ बैठा हुआ है ब्लॉगिंग का गुरु है, उसके साथ साथ यूट्यूब पर भी काम करता है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा जाते हैं इनकी तरफ और इनकी तारीफ उनकी ज़बानी सुनते हैं। तो वेलकम करते हैं असबर अली को अपने शो में। आई होप कि आपका सफ़र अच्छा गुजरा होगा। जी ज़बरदस्त गुजरा, और उससे पहले थैंक यू वेरी मच कि आपने इनवाइट किया और चांस दिया अपनी ऑडियंस के साथ मुझे इंट्रोड्यूस करने का। सर, मज़े की बात यह है कि आप इसको कह सकते हैं वर्जन 2.0, क्योंकि हमारा जो पहला रिलीज़ था तकरीबन 5-6 सेशन हमने कर लिए, जिसमें हमें कुछ अपने पता चला इश्यूज़ का, कुछ गलतियाँ जो कि हम सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यू आर द लकीएस्ट वन जो कि इस वक्त यहाँ पे बैठे हुए हैं। वंस अगेन आपको वेलकम करते हैं इस्लामाबाद में अपनी स्टूडियो में। और सबसे पहली बात, आप ऐसे हैंडसम कैसे हैं? ये क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हैंडसम तो आप कम नहीं है, और आपके मेरा ख्याल में ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, और इस चीज़ का गवाह मैं खुद हूँ, मैं देखता रहता हूँ। और मेरा ख्याल में देखने वाली की नज़र का कमाल होता है, इंस्टेड ऑफ कि आप खूबसूरती जज करें। क्या बात की, मतलब तारीफ मेरी की उन्होंने, लेकिन असल में तारीफ इनकी है। असफर भाई, क्विक इंट्रोडक्शन, कहाँ से है, क्या कर रहे हैं राइट नाउ, और कैसे इस फील्ड में, उसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे और उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, आपने बता ही दिया जैसे कि मेरा नाम असबर अली है, और मैं इस फील्ड के साथ 20 साल से मुंसलिक हूँ। एक्सीडेंटली आया मैं, और उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ फील्ड्स, जिस तरह आपको पता है कि चीज़ें इवॉल्व होती रही, नई चीज़ें आती रही, क्योंकि मेरी जो जर्नी है वो काफ़ी ऐसे ज़माने में थी जहाँ इतना ज़्यादा सपोर्टिव ना एनवायरनमेंट था, ना टेक्नोलॉजी सपोर्ट करती थी। और उसके बाद जो है वो जितनी भी फील्ड्स आती रहीं, एजुकेशनल, ट्रेडिशनल एजुकेशन के साथ साथ मैं उसे एक्सप्लोर करता रहा। और मैं हाईलाइट भी ये करता हूँ कि मेरे पास ऐसी कोई आईटी की डिग्री नहीं है ऑफिशियली, पर मैं फिर भी 20 साल से इस फील्ड के साथ हूँ, जो कि मैं ऑन एंड ऑफ लोगों को एजुकेट भी कर रहा हूँ कि ऐसा कैसा पॉसिबल होता है और उसको किस तरह से इम्प्रूव करना है। इन शॉर्ट ये कि फ्रीलांसिंग के साथ रहा, सीपीए के साथ रहा, कंटेंट क्रिएशन भी की, और ब्लॉगिंग एसईओ भी की। और उसके बाद पिछले कुछ साल पहले जो है वो मैंने डिसाइड किया कि जितनी भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है, नॉलेज है, वो अगर किसी के काम आ सकता है तो मैं ज़रूर जो है वो उसको किस तरह पहुंचा सकता हूं। तो उसके लिए डेफिनेटली कंटेंट क्रिएशन रह गई, कंटेंट बनाया, और जो कि मैं पिछले 3-4 साल से अपलोड कर रहा हूं, जिसकी वजह से मुझे जो है वो कुछ लोग जानते हैं। ये एक छोटा सा इंट्रो है जिसमें मैंने जो है डेफिनेटली आपको 1-2 प्राइमरी फील्ड सेलेक्ट करनी पड़ती है। हर चीज़ में आप टांग तो फंसा सकते हैं, पर कुछ अपनी फील्ड भी मनपसंद होती हैं। तो एसईओ ब्लॉगिंग जो है वो मेरी फेवरेट है, और मैं एक डिजिटल एजेंसी रन कर रहा हूँ, और जिसका 50% पोर्टफोलियो जो है वो डायरेक्ट एसईओ क्लाइंट्स हैं, और उसके अलावा 30% हम इन हाउस एसईओ ब्लॉगिंग करते हैं, और 20% जो है वो आप जैसे दोस्त जो है वो प्रोजेक्ट दे देते हैं, तो वो भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त। लेकिन यहाँ पे जो एक पॉइंट मैंने नोट किया, आपने कहा मैं 20 सालों से करता आ रहा हूँ। लाइक अगर हम 20 ईयर्स बैक पे जाए तो वहाँ पे इंटरनेट का कंसेप्ट भी पाकिस्तान में नहीं था, तो कैसे पॉसिबल हुआ, मतलब वो क्लिक कहाँ पे आया कि यार मुझे ऑनलाइन ही काम करना है? देखिए, मैं कर रहा था काम, और उसके बाद पहली पेमेंट जो है वो मेरी $100 आती थी। और जिस तरह आप बता रहे हैं कि कैसे हुआ पॉसिबल, $100 जो है वो जब रिसीव होता था गूगल एडसेंस से, तो बेसिकली बैंक में नहीं आता था। एक चेक वहाँ से चलता था सिंगापुर से, जो कि आपके पास आता था। उसको पहुँचने में जो है वो तकरीबन 1 से 1.5 महीना लगता था। उसके बाद वो आप चेक उठा के किसी बैंक में डिपॉजिट करवाते थे, और वो बैंक फर्दर 1 और महीना लेता था। तो बेसिकली ये साइकिल 3 to 4 मंथ्स में जाकर कंप्लीट होता था। उस टाइम मैं अंडर एज था और बैंक अकाउंट नहीं था। मैं अपनी मदर के बैंक में वो डिपॉजिट कराता था, और वो प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता था। पर इस फील्ड को स्पेसिफिकली क्यों सेलेक्ट किया गया, क्योंकि मैं सुबह पढ़ता था, और उसके बाद मैं थोड़ा बहुत काम करता था 2-3 घंटे, जिससे ये $100-200
आ जाते थे, और जो कि स्टूडेंट होता है उसके लिए बहुत अच्छी अमाउंट है। So, उस टाइम भी आप ब्लॉगिंग ही कर रहे थे? उस टाइम ब्लॉगिंग नहीं कर रहा था। उस टाइम एक कम्बिनेशन होता था ऑनलाइन आर्बिट्रेज का, कि हम जो है वो गूगल एड्स और गूगल एडसेंस के कम्बिनेशन से मनी मेकिंग जो है वो होती थी। यानी एक तरफ से ट्रैफिक खरीदते थे, दूसरे को बेचते थे, और वहाँ से मनी मेकिंग होती थी। ये वो टाइम तो नहीं था जो हिटलीप वगैरह के टाइप के वेबसाइट्स चलते थे और बिडली टाइप के, जहाँ पे मतलब $5 में आपको 5000 क्लिक्स मिलते थे? वो ज़माना बहुत अच्छा था। उस टाइम ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट भी नहीं करती थी और इतनी ज़्यादा वेल डेवलप्ड भी नहीं थी। तो बहुत सिंपल था। मतलब आपने अगर लेट्स सपोज $100 एडवर्टाइजिंग में इन्वेस्ट किया है आपने और एड्स रन की हैं, तो गूगल एडसेंस आपको अराउंड $500 से लेकर $1000 प्रॉफिट दे देता था आपकी ROI पे, जो कि बहुत ज़्यादा था। और इसके साथ जो आपका क्वेश्चन था कि जी मुश्किलात थी, तो आपके आसपास वाले जो होते हैं ना, वो कहते हैं नहीं ये ठीक नहीं है। अब तो बहुत ज़्यादा चीज़ें इवॉल्व हो गई हैं, बहुत हम जैसे लोगों ने एफर्ट की है, लोग समझ गए हैं। पर फैमिली प्रेशर ये होता था कि जॉब होनी चाहिए, जॉब ही है, टाई लगा के बैंक में जाओ तो जॉब होगी। तो उनके कहने पर एक टेलीकॉम कंपनी में जॉब भी की, पर मैं देखता था कि वहाँ मैं 8 घंटे देता था और जितना मैं कमाता था वो मैं रात को 2 घंटे से बना लेता था। तो कुछ अरसे बाद जो है वो आपको खुद जज करना पड़ता है कि अगर आप 2 घंटे से इतना बना रहे हैं और अगर आप वही 8 घंटे को देंगे तो आपका रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं। तो फिर वो बढ़ गया, और बढ़ने के बाद जो है मैं ये भी एड्रेस करने चाहता हूँ अपने सुनने वालों को, कि वो कहते हैं कि जी हमें हमारे पेरेंट्स काम नहीं करने देते, या इनकम नहीं है, या स्टार्ट में इनकम नहीं है। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि देखो, जब तक आप दिखाओगे नहीं ना कि आप अर्न कर रहे हो, तब तक प्रूफ कुछ होने वाला नहीं है। बातों से कोई नहीं मानता, आपको प्रूफ करना पड़ता है। हाँ, उसमें थोड़ा हार्ड टाइम होता है, वो आपने गुजारना होता है, और उसके बाद फिर जो है वो, तो बेसिकली वो जॉब का कंपैरिजन हो गया, और उसमें जो है वो डेफिनेटली ऑनलाइन इनकम जो है विन कर गई, और उसके बाद वही चीज़ क्लिक की, और आज तक जो है वो उसी फील्ड में। आपने एक बात की कि उस टाइम में जो है ना, मतलब ज़माना बड़ा ज़बरदस्त था और आप इजीली ट्रैफिक को एक्सचेंज करके अर्निंग शुरू कर लेते थे। तो इससे क्या मैं ये नतीजा अहस कर सकता हूँ कि उस टाइम में कंपटीशन कम थी, पैसा कमाना आसान था, और आजकल के ज़माने में कंपटीशन ज़्यादा है, पैसा कमाना भी मुश्किल है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं। व्हाट डू यू से? देखें, 2 एंगल है। वो आपने बात की वो बिल्कुल ठीक है, कंपटीशन बढ़ गया, पर अब देखें इंटरनेट की ट्रैफिक भी तो बढ़ गई, ऑडियंस भी तो बिल्डअप होती चली जा रही है, फ़ोन्स बढ़ते चले जा रहे हैं। पहले हमें बटन दबा के एक डेस्कटॉप ऑन करना पड़ता था, जो कि 2-4-5 मिनट बाद ऑन होता था। फिर आप डायल अप कनेक्ट करते थे, इंटरनेट कनेक्ट करते थे, तो क्या होता था, इंटरनेट तक एक्सेस करने में आपको 10 मिनट लगते हैं। आज जो आपके हाथ में डिवाइस है, वो कितने सेकंड में आपको क्या खोल के दे देती है, वो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना फास्ट हो गया। तो डेफिनेटली कंपटीशन कम था, पर इसको मैं इस एंगल से नहीं देखता। इसको मैं इस एंगल से देखता हूँ कि जब कंपटीशन बढ़ता है तो फिर रूल्स भी हार्ड होते हैं। जब रूल्स हार्ड होते हैं तो फिर अगर कोई पहला होता है, ये आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि अब वो टाइम नहीं रहा, अब वो पैसा नहीं बन रहा। बेसिकली आप जितना उसमें से निकाल चुके होते हैं, वो शायद वो टाइम अच्छा था या एक्सपोजर अच्छा था तो निकल गया, पर चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, आपको भी अपने साथ इवॉल्व हो रहा है, टेक्निक्स चेंज हो रही हैं, चीज़ों की वेरिएशंस आ रही हैं उसमें। अगर आप अपग्रेड नहीं होंगे तो फिर ये ब्लेम करना नहीं रहता कि जी हाँ ये कंपटीशन रह गया, ये हो गया, तो ये सिर्फ ब्लेम एक्सक्यूजेज ही रहती हैं। ब्लॉगिंग और एसईओ को तो हम डिस्कस करते ही रहेंगे, बड़ा मज़ा आ रहा है आपके साथ बैठ के, क्योंकि जब फील्ड का बंदा मिलता है ना, तो वो कहते हैं ना, हुब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने। तो ब्लॉगिंग और एसईओ तो हमारे इस पॉडकास्ट का हिस्सा है ही, राइट। एक न्यूबी आना चाहता है, वो चाहता है कि मैं ऑनलाइन फील्ड में कदम रखूँ। सबसे पहली जो मुश्किलात होती ना उसको, वो स्किल सेट या जो है ना निश चूज़ करना। मैं फ्रीलांसिंग में जाऊँ, ब्लॉगिंग में जाऊँ, ई कॉमर्स में जाऊँ, लोकल ई कॉमर्स में जाऊँ, व्हाट डू यू से, किस तरीके से एक न्यूबी अपना निश चूज़ कर सकता है? इसमें आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जो बिगिनर होता है ना, हम एसईओ और ब्लॉगिंग की बात करते हैं, इतना ड्राई सब्जेक्ट है एक बिगिनर के लिए। शौक में आ तो जाता है, जब उसको ज़ाहिर बात है पेशेंस भी चाहिए, सीखना भी है, तो वो क्या होता है, डीमोटिवेट हो जाता है। तो मैंने उसका जुगाड़ कह लें ये निकाला है कि उसको जिस प्लेटफॉर्म पे वो ऑलरेडी है उसमें कुछ उसको इतना ज़रूर दिखा दो कि उसको बिलीव आ जाए कि बेसिकली पावर क्या है। वो शॉर्ट टर्म होगा उसके लिए, पर वो लॉन्ग टर्म उसको खुद ही स्विच कर लेगा। इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल ये है कि मैंने बताया कि इंस्टाग्राम से मनी मेकिंग कैसे होती है, लिंक्डइन से कैसे होती है, आपके पिंटरेस्ट से कैसे होती है, उसके अलावा कंटेंट क्रिएशन की भरमार है, और बेतहाशा प्लेटफॉर्म। अभी मैं उस तरफ ई कॉमर्स की साइट पर नहीं जा रहा, अभी मैं यहीं पर ही हूँ। तो एक आम बंदा आया,
आप उसे एसईओ ब्लॉगिंग पढ़ा रहे हैं, उसके पैसे लग रहे हैं, आर्टिकल लिखना नहीं चाहता, लिखवाता है तो पैसे लगते हैं, इन्वेस्टमेंट है। इंस्टाग्राम वो सुबह शाम यूज़ करता है। अब आप उसे जब बताते हैं ना कि इससे पैसे ऐसे बनाए जाते हैं, आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, कोई भी चीज़ किसी भी और लोकेशन में बेच सकते हैं, उसका ये मैकेनिज्म है, तो वो फ़ौरन अट्रैक्ट हो जाता है और फ़ौरन चीज़ें पिक भी कर लेता है, क्योंकि ऑलरेडी वो इस एनवायरनमेंट में है। आपको इसे बताने की ज़रूरत नहीं हैशटैग क्या होती है, डिस्क्रिप्शन क्या होती है, कैसे जो है वो बेसिक चीज़ें काम करना पड़ती है, तो वो फ़ौरन जो है ना फ्लो में आ जाता है। जब फ्लो में आ जाता है तो कुछ ना कुछ पैसे बना लेता है। जब वो पैसे बना लेता है तो क्या होता है, हर बंदे ने इवॉल्व होना है। जब वो इवॉल्व होता है, अब उसे बिलीव आ गया। अब जैसे कि लोग कहते हैं ना कि जी अपने अंदर जो है वो एक क्यूरोसिटी होती है या डर होता है कि पता नहीं मैं कर रहा हूँ, बिजनेस इज़ अ पार्ट ऑफ फ्लक्चुएशन, और ये चीज़ का हिस्सा है। और ये लोग जो बिजनेसमैन होते हैं उनकी मेंटालिटी ऐसे ही होती है कि अप डाउन चलता रहेगा, उनको आदत हो जाती है। पर जो 18 to 24 की ऑडियंस है ना, इसमें इतना सब्र नहीं होता कि वो उस कंसिस्टेंसी को झेल सकें। राइट। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि इंस्टाग्राम सीखा आपने, इंस्टाग्राम से लर्न किया, उसके बाद आप लिंक्डइन पे आ गए, जो छोटी मोटी स्किल्स है यूट्यूब पे जाके सीखना शुरू कर दो, यूट्यूब पे कर दिया आपने, आप कंटेंट क्रिएशन की तरफ आ गए। अच्छा जी, इंस्टाग्राम ठीक है, आपको नहीं समझ आ रही, आप कंटेंट क्रिएशन की तरफ आ जाए। कंटेंट क्रिएशन जी क्या बनाए जी, मेरा तो शक्ल ऐसी है, मैं तो दोस्त क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, ना बनाओ, विदाउट कंटेंट पे आ जाओ। जाओ बाहर किसी भी दुकानदार को पकड़ो, किसी भी छोटे छोटे मजदूर को पकड़ो, उसको जाके रिकॉर्ड करो। मोबाइल कैमरा नहीं है, फ़ोन आपके हाथ में है, उसकी एक स्टोरी है, उसकी स्टोरी कवर करो और अपलोड करते चले जाओ। और बहुत सारे चैनल ऐसे ही चल रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसी है, और ये स्टोरी टेलिंग सुनना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है लोगों को। जिस तरह हम वो ASMR कंटेंट, वो ऐसा होता है कि आप देखते हैं कि एक बॉक्स है, लोग उसको काट रहे हैं, वो स्लो मूव में कटे चले जा रहा है, और वो बहुत स्लो जो है ना, वो उस चीज़ों की आवाज़ें आ रही हैं बहुत उसमें। अब बेसिकली उसमें क्या है, मैंने अगर आईफोन के उस बॉक्स को अनबॉक्स कर रहे हैं तो बेसिकली मैंने वो आईफोन नहीं लेना है, मुझे उसकी वो प्लास्टिक का फटना, वो चीज़ों, बहुत छोटी छोटी चीज़ों की जो फीलिंग आती है, वो बेसिकली सेटिस्फाइंग वीडियोस आ जाती है। और सेम इस तरह, अब लेट्स सपोज ये हमारे सामने टेबल पड़ी हुई है, ये टेबल एक रॉ फॉर्म में थी, ये एक लकड़ी थी, उसके बाद 2 4 5 प्रोसेस में से गुजारा गया। उस 2 4 5 प्रोसेस को आसान लफ्ज़ों में ये बताता हूँ, हम देखते हैं एक वीडियो, जो 2 बंदे होते हैं, वो खोद खोद के पूरा घर बना देते हैं एक जंगल में, और बड़ी लोग देखते हैं, और बहुत लंबी होती है। तो बेसिक उन्होंने घर बनाना है, नहीं बनाना, वो मजदूर बनना चाहते हैं, नहीं बनना चाहते, उनको वो फीलिंग लेनी होती है उस प्रोसेस की। तो हमारे इर्द गिर्द बेताजा चीज़ें हैं जो किसी ना किसी प्रोसेस से होके गुजरती हैं, सिर्फ आप उनको रिकॉर्ड करके और एज इट इज़ उसको अपलोड कर लें, तो इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। बहुत आला एग्जांपल दिया आपने, माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त एग्जांपल आप दे रहे हैं। और हम ब्लॉगिंग की तरफ से दूसरी साइड पे जा रहे हैं। सोफियाना, हम जिस तरह बैठे हुए थे, रात को डिस्कशन चल रही थी और सलाम भाई हमारे साथ डिस्कस कर रहे थे अबाउट डिफरेंट थिंग्स, तो उस टाइम माइंड कहीं और चला गया था। ब्लॉगिंग, फ्रीलांसिंग, यूट्यूब जिस तरह गए उस तरह पर बहुत सारे हमारे पास टॉपिक है जिसको न्यूबीज़ जो है ना, स्किल सेट है, प्लेटफॉर्म है, ज्वाइन करना चाहते हैं, बट द इशू इज़ के ही शी इज़ कन्फ्यूज्ड, राइट। अगर एक बंदा ब्लॉगिंग बनाना चाहता है, सबसे पहला स्टेप क्या है और उसके पास कौन कौन से स्किल्स होने चाहिए? देखिए, ब्लॉग कंटेंट मांगता है, कंटेंट क्रिएशन आप लिखना है डेफिनेटली, उसमें कोई डाउट नहीं है आपको। आप AI को प्रमोट करते हैं, AI के कुछ रूल्स हैं। देखें, हमने हर चीज़ को ना, एक प्रोसेस आपने समझाया, हम उसमें शॉर्टकट मारते हैं। शॉर्टकट मारते हुए ये नहीं सोचते कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, फिर कल को ब्लेम करते हैं जी कि डाउन हो गया या गूगल अपडेट ने अफेक्ट कर दिया। कहीं ना कहीं कोई कमी होती है आपके अंदर, वो आपको एक्सपीरियंस से ही लर्न कर रहे होते हैं आप। पहला स्टेप फॉर श्योर, आपकी रिसर्च इंपॉर्टेंट है, आपने रिसर्च करनी है। उस रिसर्च का पार्ट यही है कि आप उसको इतना डिटेल में बता दें कि गूगल अब आपको, वो पुराने ज़माने चले गए, गूगल लाइक स्पेशलिस्ट। और स्पेशलिस्ट का मतलब ये है कि अगर मेरे सामने ग्लास पड़ा हुआ है तो इस ग्लास में 0 to 100 तक जितने प्रोसेस आते हैं, वो अगर आपने 0 to 100 तक बता दिए और आप ग्लास रैंक कर रहे हैं, या ग्लास पे अपनी वेबसाइट है, जब आपने उसका ईच एंड एवरी एक्सपेक्ट कवर कर लिया, तो क्या वजह रह जाती है उसको रिजल्ट ना आने की। तो कॉमन सेंस की बात यह है, बजाय हम टेक्निकल चीज़ों को इस्तेमाल करें, जी आपको कीवर्ड रिसर्च होनी चाहिए, जी डेंसिटी होनी चाहिए, ये ऑन साइट और वो ऑन साइट, क्यों, क्या हर किसी को दुनिया में जब ब्लॉग चला करते हैं तो पहले कीवर्ड रिसर्च करते हैं? नो वे। जो ऑथर होते हैं, वो
जब वहाँ पर तो इंटरनेशनल ट्रेंड है, वहाँ जिस तरह हम तो डायरियाँ लिख के बंद करके रख देते थे, तो वो बेसिकली ब्लॉगिंग करते थे। कॉन्सेप्ट वहीं से आया है कि जो आपके पास इन्फॉर्मेशन है वो आप प्रोवाइड करो नेचुरल वे में। तो हमने उसको मनी मेकिंग मशीन बनाया, उसको हमने कहा कि दिनों में रैंक हो जाए और वो सारी चीज़ें। तो बेसिकली आपको चीज़ों को ऐसे बनाना है कि जितनी इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं उसमें 1% भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए जो कि आपने कवर ना की हुई हो। तो फिर ये सारी चीज़ें पीछे रह जाती है और आप बहुत आगे चले जाते हैं। राइट। सो माइक्रो निश ब्लॉगिंग एंड मैक्रो निश ब्लॉग, क्या एक बंदे को मल्टी निश ब्लॉग को टारगेट करना चाहिए अगर वो स्टार्ट लेना चाहता है, या उसको माइक्रो लेवल पे जाना चाहिए? देखिए, मैंने अपनी बातों में आपको कहा गूगल लाइक स्पेशलिस्ट। जब आप मैक्रो पे जाएंगे, इसका मतलब ये है कि आपके कंधों पे और बड़ा बोझ आ गया। मैंने आपको बताया कि ग्लास को क्रिएट करने का प्रोसेस है। लेट सपोज उस ग्लास को क्रिएट करने का प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है 100 आर्टिकल्स में, ठीक है। आप कह रहे हैं मैक्रो, मैं तो पूरी क्रॉकरी की दुकान बनाऊंगा, ठीक है। तो जब आपने उस ग्लास को कवर करना है 100 आर्टिकल में, वो सिर्फ एक ग्लास कवर हो रहा है, तो आप मल्टीप्लाई कर लेंगे कि क्रॉकरी की दुकान में जो है वो कितनी चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर वहाँ पर 500 चीज़ें अवेलेबल हैं तो क्या आपके लिए पॉसिबल होगा उसको कवर करना? नंबर 1 चीज़। पर इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ नहीं जाना चाहिए, जा सकते हैं, जाना चाहिए। क्योंकि अगर आपने 100 आर्टिकल्स ग्लास के कंप्लीट कर लिए हैं, तो जब आपने प्लेट में जाना है, जूसर पे जाना है या किसी और चीज़ पे जाना है, 1 बाय 1 उसको स्विच करते जाएंगे। ये है लॉन्ग टर्म प्रोसेस। लॉन्ग टर्म प्रोसेस भी है, इसको आप ओवरव्यू भी ले सकते हैं। पर हम क्या कहते हैं, इस चीज़ पे बिलीव है और इस चीज़ पे बिलीव होना चाहिए। वो एक सेपरेट बहस है कि इस तरफ क्यों नहीं जाना चाहिए, फ्लिपिंग मॉडल की तरफ। जब आप माइक्रो चीज़ के ऊपर उसको जब मार्केट में लेके जाते हैं सेल करने के लिए, ज़्यादा पैसे बनाने के लिए, तो जो इन्वेस्टर है वो ये आके देखता है, मैंने आपसे ख़रीद लिया चीज़, अब मैं इसको, क्योंकि गोरा जो है बहुत दूर तक सोचता है। हम आज सोचते हैं, वो अगले 5 साल की सोचता है। वो कहता है 3 साल इसमें पैसा लगाऊंगा, मैं अगले 6 साल कमाऊंगा और 3 साल तक मुझे लगाना है। जब आपने उस माइक्रो को 90% कवर कर लिया, लेट्स सपोज 70% कवर कर लिया, तो वो उसको फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है? अगर उसको फ्यूचर नहीं नज़र आ रहा तो वो इन्वेस्ट किस में करेगा? उसने उसे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। तो जब उसने नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, इसका मतलब है कि आपको माइक्रो में जाना चाहिए, ताकि क्योंकि जो अमाउंट मिलती है वो उसी के फ्यूचर को देखते हुए मिलती है। राइट। और बहुत सारे कहते हैं कि सिर्फ फ्लिपिंग पे आकर रुक जाती है बात। लेट सपोज एक आर्टिकल राइटर है, एक ब्लॉग के लिए लिखता है। लेट सपोज वो जॉब करता है, ब्लॉग वाला बंदा उसके ऊपर एसईओ करता है। लेट सपोज किसी एसईओ वाले को हायर करता है, उसके बाद वो सेल कर देता है। अभी क्या है कि हर कोई छोटी छोटी जॉब कर रहा है, अपना लेवल अपग्रेड करके वेबसाइट बना रहा है। उस वेबसाइट को बनाने के बाद वो एक और बंदा खरीदता है। अब यहाँ तक की स्टोरी पता है। अब उसके बाद क्या है, वो क्यों खरीद रहा है? लेट सपोज हमने एक एंगल डिस्कस कर लिया, उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। अमेजॉन एफिलिएट, आप सबको पता है, उस गूगल एडसेंस के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा प्रॉफिट देती हैं। उसकी वजह ये है, उसका मॉडल डायरेक्टली जुड़ता है ई कॉमर्स से। इसकी छोटी एग्जांपल ये है कि आप भी एफिलिएट ब्लॉगिंग करते हैं और हमें कमीशन की अमाउंट बहुत थोड़ी सी नज़र आ रही होती है, और जब आप टोटल सेल्स देखते हैं वो अमाउंट बहुत कई गुना बड़ी हो जाती है। एग्जैक्टली। अब आप सोचें कि आप, कॉमन सेंस की बात है, बिल्कुल, आपका अपना स्टोर होगा तो फिर वो कहानी कहाँ जाएगी? ठीक है। तो बेसिकली उस लेवल पर पहुंचना है, इसलिए वो इतने डिमांड कर रहा है। और मेरे ख्याल में ये जो नीश परस्यूट्स है वो यही करता है कि वो ब्लॉग बिल्ड कर लेता है, टॉप 10 बेस्ट आर्टिकल टाइप कंटेंट अपलोड कर लेता है, ब्लॉग को रैंक करवाता है, उसके पीछे अपना स्टोर बिल्ड कर लेता है। उसके बाद देखता है कि भाई ये वाला मॉडल मुझे पैसा दे रहा है या ये वाला, उसको फ्लिप कर लेता है, एक हैंडसम अमाउंट हाथ में जाती है, 2 ब्लॉग सेम कंसेप्ट पे नहीं बना लेते हैं। सो दिस इज द स्ट्रेटजी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। एक न्यूबी आना चाहता है ब्लॉगिंग में, आपने बता दिया माइक्रो निश में जाना है, राइट, लेकिन उसके साथ साथ उसके पास कौन से स्किल्स होने चाहिए और स्किल्स के साथ साथ कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए कि वो शुरुआत कर ले। आपने मुझे 2 उसमें जवाब देना है। द फर्स्ट वन इज वो खुद राइटिंग कर रहा है, उसके पास कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, एंड द सेकंड ऑप्शन इज उसके पास राइटर नहीं है तो वो कितना इन्वेस्ट करेगा। देखिए, जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है ना, तो ज़रूरी नहीं है इन्वेस्टमेंट मोस्ट ऑफ द केसेस में। क्यों? कीवर्ड रिसर्च की पावर का यहाँ पता लगता है। इन्वेस्टमेंट का कोई फिक्स फार्मूला नहीं हो सकता, ये आपकी जेब पे डिपेंड करेगा
कि आप क्या बना रहे हैं, किस लेवल का बना रहे हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं जी मुझे इन बातों में पढ़ना, मुझे एक अमाउंट बताओ कितना लगेगा और क्या बनेगा। देखिए, आप खुद आर्टिकल राइटर हैं। बेस्ट पार्ट है, जो काम आप अपने लिए करते हैं उसका कोई मुकाबला ही नहीं है, अगर आप किसी को जितने मर्जी पैसे देकर लिखवा रहे हैं। जब आप खुद लिख रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट जो है वो राइटिंग पर होती है, क्योंकि अगर आप प्रोफेशनली देखें, हमें बैकलिंक खरीदने हैं, हमें आउटरीच करना है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। और सिर्फ मैं समझता हूँ चीज़ों को सिंपल रखने के लिए मैं अभी सिर्फ बिगिनर का जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो हर बंदे से आपका इंटरेक्शन होता है। उसको सिंपलीफाई करने के लिए आपने एक ब्लॉग आर्टिकल बना दिया, उसके ऊपर ट्रैफिक नहीं आ रही है। ट्रैफिक के सोर्सेज पिंटरेस्ट अवेलेबल है और बहुत कमाल का नेटवर्क है और बहुत अच्छी ऑडियंस बिल्डअप करके, यानी यहाँ तक कि जितने सोशल नेटवर्क्स हैं वो आपको करके देते हैं। अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, अगर आपके ग्राफिक्स अच्छे हो गए तो आप वहाँ से अट्रैक्ट करके ले आ सकते हैं। अच्छा, ये तो बात हो गई कि जी एक बिगिनर है जिसके पास पैसे नहीं है, एक्सक्यूज कोई नहीं है अगर वो लिखना जानता है और सोशल नेटवर्क आपको बता दिए। दो जी, सपोज मैं एज ए न्यूबी आ रहा हूँ, ठीक है, और मैं आपसे मशवरा मांगता हूँ कि भाई मुझे कंटेंट राइटिंग आती है, मुझे कितनी कॉस्ट डोमेन होस्टिंग वगैरह के लिए चाहिए? देखें, 12,000, 10,000, 15,000 डोमेन और होस्टिंग ही है ना, और क्या मेन रूल तो कोई नहीं है। और मेरे ख्याल में ये तो एक ऐसी कॉस्ट है जिसको बंदा महीने में वैसे भी जो है ना स्पेंड करता है किसी न किसी चीज़ पे। अगर आप एक अच्छा मोबाइल ले रहे हैं तो आप एक अच्छे मोबाइल की बजाय एक नॉर्मल मोबाइल ले लें, लेकिन आप अपने लिए एक बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। सो आजकल जो है आपको हालात का भी पता है, हालात ऐसे है कि जिसमें अगर आप डॉलर्स में कमा रहे हो तो आप बेहतर जा रहे हैं, लेकिन अगर आप पैसों में कमा रहे हैं तो आप फ्लक्चुएशन से काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं मुल्क की। राइट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैं क्लस्टर पे काम करूं जो एक साइलो स्ट्रक्चर होता है एज ए न्यूबी, या मुझे जो है ना बस कीवर्ड्स मिल रहे हैं, मैं शीट भर रहा हूँ, आर्टिकल लिख रहा हूँ? देखिए, मैंने बताया ना, जब आप डायरेक्शन पे नहीं होगे ना तो आप खिचड़ी बनाएंगे। अगर आपने साइलो नहीं अगर आपको पता ही नहीं कि कितनी डेप्थ है इसमें, बात घूम फिर के वहीं आती है कि भाई स्पेशलिस्ट बनना है तो चीज़ को खोल के रख देना है। अब आ जाती है साइलो की बात कि जी आप कहते हैं कि जी टेक्निकल चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी अगर आप उसको सिर्फ लर्न करना शुरू करेंगे। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जिनके पास मेरे से कई गुना ज़्यादा नॉलेज है। क्यों? क्योंकि जितना नॉलेज आपके पास आता है उतना ज़्यादा आप सोचते हैं चीज़ों को, उतना ज़्यादा मुश्किल होती चली जाती है, फैसला करने में आपको मुश्किल होता है। एग्जैक्टली। और आप देखेंगे चीज़ मैंने फील किया, जितना कम नॉलेज होता है वो कई गुना ज़्यादा लर्न करता है। एग्जैक्टली, वो टू द पॉइंट स्टेप लेता है, भाई रिजल्ट आ गए तो सही, नहीं आए तो नेक्स्ट पे। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि इन पब्लिक में अगर मैं 4-5 मुश्किल टर्म्स आपको बता दूं, वो कहेंगे जी क्या कर दिया, वो जाकर रिसर्च शुरू कर देगा। अब वहाँ वो खोलेगा, वो कहेगा जी ओह मैंने ये नहीं किया और मैंने ये नहीं किया। वो क्या करता है, वो ग्राफ जो उठता हुआ जा रहा होता है ना, उस बेचारा उसको खुद ही गिरा देता है, उसकी टांग खुद ही खींच देता है वो इतनी चीज़ों को एक्सप्लोर करने के बाद। तो चीज़ों को सिंप्लीफाई रखें, आपके पास स्पेशलिस्ट बनना आपको बस। स्टेप ले फेल हो गए, नेक्स्ट मूव पे जाए, अदरवाइज जो है ना आपकी लर्निंग हो गई, दैट्स इट। एग्जैक्टली। सो आप यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक न्यूबी को जो है ना बजाय इसके कि वो क्लस्टर को फॉलो करे, ये करे वो करे, वो बस सिंपली माइक्रो लेवल को टारगेट करे, अपना काम करे, रिजल्ट आए तो सही, नहीं है तो अपने स्ट्रेटेजी चेंज कर ले, दैट्स इट। एग्जैक्टली। ओके, अब जाते हैं कंटेंट की तरफ। कंटेंट में जो है ना एक बड़ा मसला होता है, हम स्पेशली पाकिस्तानीज़ को, यू नो के इंग्लिश जो है ना वो लिए हमारी बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अब द थिंग इज के वो मतलब यू नो हमारी मादरी लैंग्वेज नहीं है। अब वहाँ पे जो है ना एक न्यूबी कंटेंट लिखता है या असबर अली खुद कंटेंट लिख रहा है, वो मेन 3-4 पॉइंट्स कौन से हैं जिस पे वो माइंड में रखते हुए वो अकॉर्डिंगली कंटेंट ड्राफ्ट करता है? बात यह है कि गूगल एआई पे बेस करता है। क्या है कि मैं कहता हूँ कि कैलकुलेशन ऑफ वर्ड्स है जिसकी वजह से आप सर्च रिजल्ट्स में आते हैं, और इसमें कोई डाउट नहीं है, नंबर 1 फैक्टर है। जब तक ये चल रहा था चीज़ें बहुत आसान थी। जब आ गया आपका ड्वेल टाइम जैसी बात, जब उसने टाइम कैलकुलेट करना लग गया कि यूज़र ने क्लिक किया गूगल पे, आपके आ गया वेबसाइट पर, अब कितनी देर में उसने बैक का बटन दबाया, जितनी देर में दबाया उसके पास टॉप 1 से लेकर 100 तक वेबसाइट का डाटा है।
अब जंग लगी होती है टॉप 10 रिजल्ट्स की, लेट्स सपोज टॉप 3 रिजल्ट्स की, जब आप बैक का बटन दबाते हैं वो टाइम कैलकुलेट हो गया। अच्छा, वो बैक के बटन के पीछे आपने सिर्फ ये समझना है कि जिसने देर में बैक का बटन दबाया वो ऊपर जाएगा ही जाएगा, उस पर कोई डाउट नहीं है। इसे यूजर एंगेजमेंट कहते हैं हम। अब वो लिख रहा था, कितना अच्छा लिख रहा था, उसमें ग्राफिक्स अच्छे थे नहीं थे, वो इतना टाइम किसी के पास नहीं है जो 1000-2000 वर्ड्स पढ़ता है। क्यों? उसने सिर्फ गो थ्रू करना होता है। अगर आपका स्ट्रक्चर उसे अपील कर गया, ये डिपेंड करेगा आपकी टेस्टिंग पर, आपके ऑडियंस पर, टाइप ऑफ कंटेंट पे। बेसिकली क्या है, चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड करने के बजाय कीप ऑन टेस्टिंग, और आइडियाज़ आपको टॉप 3 पोजीशंस से ही मिल जाते हैं, इंस्टेड ऑफ कि वो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स ना हो। ये मैटर करता है, वो ब्रांड के लिए इतना मसला नहीं है। एग्जैक्टली, हाँ, सही है। तो आप क्या समझते हैं कि जो टॉप 3-4 रिजल्ट्स है, आप उसके कंटेंट को स्टडी कर ले, वहाँ से आइडिया उठा ले और उससे बेहतरीन कंटेंट लिखने की कोशिश करे जो कि गूगल खुद चाहता है। एक न्यूबी के लिए ये भी क्वेश्चन माइंड में आता है कि यार चलिए मैं कंटेंट लिखता हूँ, लेकिन मुझे कितना पोर्शन इन्फॉर्मेशन को टारगेट करना है, कितना कमर्शियल को, वहाँ पे क्या स्ट्रेटजी है? असबर भाई बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, बट द थिंग इज मुझे जो है ना इंस्टेंट आंसर चाहिए। मैं चाहता हूँ कि भाई इस इंटरव्यू में वो तमाम तर चीज़ें कवर हो जाए जो कि एक बंदे को जो है ना प्रो बना सकता है। सो मैं आपसे क्विक क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, मुझे क्विक आंसर चाहिए। उसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको मैं कवर करना चाहता हूँ वो है कितना आपने कमाया है, ताकि फिर बंदे को मजा आता है ना जब कमाने की बात होती है। सो काइंडली इफ यू कैन टेल मी, आपने एक दिन में कितना कमाया है, एक महीने में कितना कमाया है, लाइफ टाइम में कितना कमाया है, एक अच्छा सा ब्लॉग आपने जो सेल किया हो। सो प्लीज। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है, कमाया बहुत है, पर मैंने स्टार्ट में एक बात की थी कि मेरे पास कोई डिग्री नहीं है। मैं इसमें सिर्फ एक चीज़ ऐड करता हूँ, मुझे आर्टिकल राइटिंग नहीं आती, मुझे डेवलपमेंट नहीं आती, मुझे ऐप डेवलपमेंट नहीं आती, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नहीं आती, पर मैं इस फील्ड में 20 साल से काम कर रहा हूँ। मैं लोगों को कहता हूँ कि देखो भाई, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, 20 साल से खींच रहा हूँ इस फील्ड को और अच्छा खासा बना रहा हूँ। सर पहले हाथ मिलाइए प्लीज। अब मैं इधर से उठ जाता हूँ। हाथ इसलिए मिला रहा हूँ कि बंदा भी जो है ना बगैर डिग्री के बैठा हुआ है, राइटिंग नहीं कर सकता। एग्जैक्टली, ऐसा ही है। असल में लोगों को बताना है कि यार जो आपका डर है ना, इस डर को खत्म कर दे। खुदा के लिए इस डर को निकाल के अपना काम शुरू कर ले, ऑटोमेटिकली जो है ना पैसा आना शुरू हो जाएगा। जब आपको बिलीफ सिस्टम, सिर्फ बिलीफ सिस्टम इज वेरी नेसेसरी, उस पर बात करते हैं, बट कंटिन्यू रखे प्लीज। बात उसमें समझने वाली ये है कि जब मुझे कुछ आता नहीं है तो मैं यह कर क्या रहा हूँ। मुझे फाइवर पे बनाना है, फेसबुक पे बनाना है, लिंक्डइन पे बनाना है। उसके बाद मेरे पास क्लाइंट आ गया, उसने कहा कि जी वेब डेवलपमेंट करवानी है, मुझे एक वेबसाइट बनवानी है जो कि ऐसी होनी चाहिए। अब मुझे तो आती नहीं है, पर मुझे ये ज़रूर पता है कि ये वेबसाइट कितने घंटों में बनेगी, कितनी देर में बनेगी, कौन बनाएगा, कितने टाइम में बनाएगा, किस लेवल की बनाएगा और कितने पैसे लेगा। बस ये इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, इसके अलावा कुछ नहीं है। सो सारा माइंड गेम है। एग्जैक्टली, राइट। और वही बंदे जो कि डिग्री लेके बैठे हुए हैं, जो कि बेहतरीन स्किल के साथ है, वो आपके साथ एज अ टीम काम कर रहे हैं। सो राइट टीम के लिए जो है ना, क्या वो तरीकेकार है जिसको आप ट्राई करें। लेकिन हम मेन क्वेश्चन को फिर भूल गए। कमाते कितने हैं आप? वही मैं बता रहा था आपको कि ये बात तो हो गई। अब क्या है, वो जो वेबसाइट बनानी है, किसी बंदे ने बनानी है। अगर मैं वो स्किल सीखता, मुझे 6 महीने साल लगता। मैंने उसको कहा ये लो पैसे, काम करके दे दो। मैं क्या हुआ, मैं 6 महीने से 1 साल पीछे चला गया। ओके, अगर मेरे पास 10 बंदे हैं तो मैं 10 साल पीछे चला गया। पीछे का मतलब ये है कि आगे चला गया। मैंने सीख के कमाना था वो मैंने पहले कमा दिया। अब लेट सपोज मैंने बनाने थे $10,000। अगर मैं खुद काम कर रहा होता, मैं काम करता सिर्फ और सिर्फ 8 घंटे। अगर मैं खुद काम कर रहा होता, वो 10,000 मेरी जेब में जाना था। पर वो 10 से 1 लाख पर लेकर जाना है। वो कैसे होगा? वो होगा, आपको 8 नहीं 80 बंदे रखने पड़ेंगे। फिर आप उस 8 घंटे में 80 घंटे का पोटेंशियल निकाल रहे होंगे। ये है पावर ऑफ टीम। अब टीम बिल्डिंग बन गई जी। अब मसला क्या है कि लेट सपोज मैंने $1 लाख बनाने थे, मेरी जेब में $20,000 मंथली जा रहा है। 1 लाख जा सकता था, 20,000 जा सकता है। पर पावर ऑफ टीम तो ऐसे ही बनती है जब आप उस टाइम में जो है वो मल्टीपल लोगों से काम लेते हैं। एग्जैक्टली, हाँ। अब फ्लक्चुएशन ऑफ प्रोजेक्ट भी हो सकता है, वो फ्लक्चुएशन ऑफ पीपल भी हो सकता है। अब क्या होता है जी, सबसे बड़ा मसला, बच्चे भाग गए जी। जिसको काम सीखा, फ्रीलांसिंग भाग जाता है, वो भाग गया, उसने अपना ऑफिस खोल लिया। और इसमें कोई डाउट नहीं है, मसला उस बंदे में नहीं था, मसला आप में था। आप में इसलिए मसला था कि वो, उसमें इतनी कैपेबिलिटी थी कि वो एक और ऑफिस खोल सकता था। आपने उसे नहीं पहचाना,
आपने उसे अपने साथ नहीं बिठाया, आपने उसकी परसेंटेज नहीं बढ़ाई, आपने उसकी सैलरी नहीं बढ़ाई। अगर आप बढ़ाते तो वो जो उसने ऑफिस खोलना था वो आपको 10x कर सकता था। बट सॉरी टू कट यू, यहाँ पे मैं थोड़ा सा शायद डिसएग्री कर लूँ आपके साथ। आपको नहीं लगता कि ये जो आपकी सोच है, लाइक आप इस वक्त पॉजिटिव वे पे सोच रहे हैं, वहाँ पे उस बंदे को तो ये लगा कि मैं इस लेवल पे पहुंच गया हूँ, लेकिन उसका स्किल सेट उस काबिल नहीं है कि वो एक ऑफिस ओपन कर ले। और मैंने डिफरेंट केसेस में देखा कि बंदा जाके ऑफिस ओपन कर लेता है, 2-3 महीने बाद जाके बंद भी कर लेता है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक, राइट। सो आपको नहीं लगता कि अगर वो आपके साथ थोड़ा सा और चल पाता और आपने माइंड में एक टाइम रखा होता है कि यार ये मेरा टीम मेंबर है, अच्छा काम कर रहा है और मैं आने वाले 6 महीनों के अंदर इसको एक लीड पोजीशन दूंगा, और उधर से पहले भाग जाता है, तो व्हाट डू यू से? देखें, एक्सेप्शन हर जगह अवेलेबल रहेगी। आप 100% टाइम परफेक्ट नहीं हो सकते, आपके 100 के 100 ब्लॉग्स हिट नहीं हो सकते, आपके 100 के 100 प्रोजेक्ट हिट नहीं होते, गूगल के प्रोजेक्ट फेल होते हैं। तो फिर हम और आप किस चीज़ की मुर्गी हैं? ठीक है, तो बात समझने वाली ये है, आप अपने हिसाब से जज करते हैं, सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं, पर पॉजिटिविटी इज़ द की। अगर आप शुरू में ही जज करेंगे बंदों को, जब तक उसे चांस नहीं देंगे तब तक आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ओके, इसको डिवाइड कर लेते हैं। बेसिकली ये फिर सारी टेक्निकल चीज़ें हैं, लीडरशिप हो गई इसमें, और टेक्निकल चीज़ें आती हैं कि आपने बंदे को जज कैसे करना है, मुख्तलिफ टेस्ट में उससे कैसे गुजारना है, और उसके बाद ये जज करना है कि भाई ये बैठेगा नहीं बैठेगा। फिर वो आप वाली बात कि वो गया वो बंद कराएगा, और ऐसे बिल्कुल हुआ है। लोग मेरे पास से गए, उन्होंने बनाया और 1 साल बाद वापस आके मेरे पास ही बैठे हुए थे। ठीक है, राइट। और क्यों? क्योंकि शायद मुझे उस टाइम लगा था कि इसको रोकना नहीं चाहिए। ये आपको एक्सपीरियंस सिखाता है, ये आपको किताबें नहीं सिखाती हैं कि इसमें कैपेबिलिटी है या नहीं है। वो आपको बातों से, बॉडी लैंग्वेज से पता लग जाता है, इसमें कोई रूल नहीं है। तो बेसिकली मेरा मोटिव इसमें ये है। पर हम जब बात कर रहे हैं एसईओ और ब्लॉगिंग की, कि भाई एसईओ और ब्लॉगिंग में जो है ना वो ये मसले आ रहे हैं, अब आपको मैसेज आ रहे हैं जी अब ये हो गया है, अब क्या मनी मेकिंग है, आप मेरे से पूछ रहे कितना कमा रहे हो, मैं 5,000 बना रहा हूँ, 10,000 बना रहा हूँ, 20,000। बेसिकली क्या है कि मैं बांट रहा हूँ, आप कमीशंस पे काम करते हैं, और ये मॉडल सबसे अच्छा है कि जब आप परसेंटेज उसके साथ फिक्स कर लेते हैं तो फिर उसकी प्रोडक्टिविटी बूस्ट होती है, वो आपके साथ और भी टीम लीडर बन सकता है, अपने अंदर ब्लॉग बना सकता है। पर एसईओ और ब्लॉगिंग इज नॉट द फ्यूचर। फ्यूचर आपका कुछ और है। वो क्या है? वो आपको ये याद ज़रूर होना चाहिए कि एसईओ और ब्लॉगिंग सिर्फ और सिर्फ हम लोग करते हैं। क्यों? हमारे एक्सपेंसेस कम हैं। हम अगर एक आम बच्चा 500, 1000 या 2000 तक भी बनाता है तो ये अमाउंट कुछ भी नहीं है कि कोई बंदा जो कि यूएस यूके में रहता है, ये अमाउंट ना होने के बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दुनिया ये नहीं कर रही, हम कर रहे हैं, क्योंकि डॉलर आता है और डॉलर से डॉलर जब मल्टीप्लाई करते हैं हमारे लिए अच्छी अमाउंट बन जाती है। पर फ्यूचर क्या है इसका? आपने एक ब्लॉग बनाया, आपको पता लग गया कि कीवर्ड्स गूगल कैसे रैंक होता है, प्रोसेस कितना लगता है, लो कंपटीशन क्या होता है, हाई कंपटीशन क्या होता है, लॉन्ग टेल क्या होता है, शॉर्ट टेल क्या होता है कीवर्ड। अब जाना है आपने बिजनेसेस की तरफ। ठीक है, ये मुझे बात कब रियलाइज हुई कि बिजनेसेस की लीड कहाँ से लेनी है आपने। इंटरनेशनली हर चीज़ डिजिटलाइज हुई है। मैं जब यूके गया, वहाँ जाके मैं कोशिश यही करना चाहता था कि मैं वहाँ अपनी आइडेंटिटी और एजेंसी वहाँ बिल्डअप करूँ, वहाँ टीम बिल्ड करूँ। पर मैं जितना उनको एसईओ और ब्लॉगिंग के प्रोजेक्ट से दे रहा था वो वर्थ नहीं करता था उनके लिए। राइट। आज भी वर्थ नहीं करता। तो बिजनेस क्या है? बिजनेस ये है कि एक वेबसाइट है जो कि कोई चीज़ सेल करती है। मैंने जहां मैं अपने ब्लॉग के 10,000 कीवर्ड या 1000 कीवर्ड रैंक करता था, उसके सिर्फ 10 कीवर्ड्स में रैंक करता था, और वो डेली का $1000 प्रॉफिट बनाता था वो बिजनेस। अब मुझे बताएं कि जो बिजनेस डेली का $1000 प्रॉफिट बनाता है और जिसको एसईओ का नहीं पता हुआ, और जब आप उसके साथ जुड़ेंगे और उसको उसकी पावर निकाल के देंगे तो फिर ये बात बहुत आगे चली जाती है, 10x से ज़्यादा हो सकती है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो बेसिकली आपको वहाँ जाना है, बिजनेस अट्रैक्ट करने हैं। वहाँ आपके छोटे छोटे बिजनेस से लेकर आपने
अपने नाई के पास जाना, उससे पर अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है आपको। बट व्हाट डू यू थिंक, मैं आपको अगेन कट कर रहा हूँ, एक न्यूबी आना चाहते हैं, ठीक है, बातें तो बड़ी अच्छी है कि भाई मैं एजेंसी ओपन करूंगा और मैं 10x डॉलर कमाऊंगा, मैं 10,000 $5,000 कमाऊंगा। एक न्यूबी को एग्जैक्ट कितना टाइम लगना है अगर वो डेडिकेटेडली काम करे, तो वो ब्लॉगिंग या एसईओ कितने टाइम में सीख सकता है? देखें, इस चीज़ में कोई डाउट नहीं है, 100 लोग आपकी ट्रेनिंग में आते हैं, मेरी ट्रेनिंग में आते हैं, उसमें से परफॉर्म 10 to 20% करते हैं, ठीक है। दो आप तरह एक के बहुत लोग बड़ा हैं। नंबर बता रहे हैं, 10 to 20% इज अ ह्यूज अमाउंट। मेरे ख्याल में हाँ 5 बंदे भी अगर कर ले बहुत बड़ी बात है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। बेसिकली क्या है, वो जो परफॉर्म कर रहे हैं, अगर मैं 20% कह रहा हूँ, इसमें वो परसेंटेज शामिल है जो कि आपके पास आने से पहले भी कुछ टाइम स्पेंड किया हुआ था और वो स्कैटर नॉलेज था, आपने उसे स्ट्रीमलाइन किया, जिसकी बेस पे वो परफॉर्म करने लग गया इमीडिएटली। वो जो 5% की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि 1 से 2 साल आपको चाहिए ही चाहिए, जो आपने टारगेट बना के आए हुए हैं To learn at least $1,000 to $2,000. एग्जैक्टली ऐसा ही है। Right. What do you think about the course sellers जो कि कोर्स बेस्ड है? मार्केट में एक ट्रेंड चल रहा है कि भाई मंजन सेलर है, ये चल रहा है। आपको लगता है कि ये वाकई में ऐसा है, कोर्स सेलर्स का कोई वर्थ नहीं है, या वाकई में फ्री होने चाहिए? देखें, ह्यूमन साइकोलॉजी है, आपकी भी है, मेरी भी है। एक सॉफ्टवेयर है $1,000 का, $200 का, $300 का, हम उसका क्रैक ही जाके डाउनलोड करते हैं, ठीक है, वो एक सेपरेट इशू हो गया। पर जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, वो जब फ्री मिलती है ना, साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, आपकी वैल्यू खत्म हो जाती है उससे। ट्रू। मैं ट्रेनिंग की तरफ नहीं आना चाहता था, मजबूरन मुझे ट्रेनिंग की तरफ आना पड़ा। पर मैंने कहा कि देखो यार, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मेरी वीडियोस में पड़ी हुई है, बातें 70 to 80% यही होगी, फिर भी लोग आ गए। मैंने कहा सारा कुछ यही है, और जो पुराने थे वो देखते हैं और वो बताते हैं कि जी कंटेंट जो है, जब आप पूरे दुनिया के कोर्सेज में एनरोल हुए होते हैं और वहाँ से प्रीमियम नॉलेज लाकर जब आप पब्लिक करते हैं, तो जो पुराना होता है वो फौरन पिक करता है कि ये आम बात नहीं है, इसके पीछे रिसर्च इन्वॉल्व है जो बंदा ये बात कह रहा है। तो एक नया बंदा क्या होता है, नया बच्चा, ये सारा का सारा हमारा एजुकेशन सिस्टम का कमाल है कि हमें जब तक कोई सामने खड़ा होकर नहीं पढ़ाता, हमें नहीं समझ आती। हमारे साइकोलॉजिकल आता है कि बंदा लाइव बैठा हुआ है, मैं सवाल पूछूंगा, चाहे सवाल करना है नहीं करना, लेकिन बैठना है और सामने ही करना है। बिल्कुल। तो इट मीन के जो ट्रेनिंग्स है, आपको लगता है कि उसका चार्ज करना चाहिए? एग्जैक्टली चार्ज करना चाहिए। वाई? क्यों चार्ज करना चाहिए? क्योंकि आप अगर उस प्रोसेस को देख के चलते हैं, ऑनलाइन तमाम इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है ना वो आता है जी, स्टार्ट कहाँ से करें? ओके जी, आपने बताया डोमेन होस्टिंग ले लें, अब क्या करें जी? कीवर्ड रिसर्च कर लें। अब वो क्या है, डाउट है उसके माइंड में कि कोई इसके ऊपर अप्रूव का स्टैंप लगा दे, ठीक है। वो सिर्फ उसको, मैं कह रहा हूँ, अगर वो मुझे भेजता है ना, और लेट सपोज मैं एक नजर भी नहीं देखता और मैं कहता हूँ अप्रूव है, काम करो, उसमें से रिजल्ट ले आता है, जज्बा आ जाता है। हाँ, वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, जो कि डाउट था ना वो आपने क्लियर कर दिया। तो बेसिकली उसे क्या है कि डूबते को तिनके का सहारा मिल गया और वो फिर आसमान पे चला जाता है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, ये ट्रेनिंग होनी चाहिए। हम एजुकेशन पैड ही होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए उन लोगों के लिए जो कि नहीं परफॉर्म कर सकते, और बहुत बड़ी ऑडियंस है जो कि जिनको हाथ पकड़ के चलाना पड़ता है, और वो इसी मॉडल में ही आके फिट होते हैं। क्योंकि हमने क्या, हमारे पड़ोसों ने इतने जबरदस्त किस्म के क्वेश्चंस बना रखे हैं, फिर भी अगर ट्रेनिंग प्रमोट हो रही है तो इसका मतलब है साइकोलॉजिकल इफेक्ट है ना, उसके अलावा कुछ नहीं है। सो यू मीन के यूट्यूब पे जो कंटेंट पड़ा हुआ है उसकी वैल्यू है? एग्जैक्टली है, स्ट्रीमलाइन नहीं है, और बंदा चाहता है सपोर्ट, और सपोर्ट पे आप पैसा कमा सकते हो, पेड कर लो। एग्जैक्टली ऐसा ही है। आपने एक बात की तालीम के हवाले से कि भाई तालीम का निज़ाम का जो हमारा सिस्टम है ना, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज आए हुए, सामने बैठना पड़ता है। डिग्री वर्सेस स्किल्स, देखें, एक्सपोजर वर्सेस स्किल्स मैं कहता हूँ। डिग्री आपको एक्सपोजर देती है, मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ केस स्टडीज़, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, वो आपको विजन देती है, आपको मुख्तलिफ एंगल से सोचने का तरीका बताती है। मैंने एक मास्टर्स पाकिस्तान में किया और एक मास्टर्स मैंने यूके में किया। 99% चीज़ें सेम थी, पर पढ़ाने का तरीका डिफरेंट था। इस वजह से वो आगे हैं। वो बेसिकली क्या करते हैं, चीज़ें वही हैं, सारा कुछ। फ़र्क कहाँ आ रहा है? फ़र्क यहाँ आ रहा है कि आपको पढ़ा रहे होते हैं और आपको फील भी नहीं होता कि मैं पढ़ रहा हूँ। देखिए, बच्चा स्कूल जाते हुए रोता क्यों है?
क्योंकि वही रूटीन चली जा रही है। तो बेसिकली ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि वो एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ना चाहता है, वो विजुअल्स के साथ पढ़ना चाहता है, वो डिफरेंट स्टाइल्स के साथ पढ़ना चाहता है। तो वो ऑनलाइन भी अगर पढ़ा रहे हैं तो उसमें इतनी इंगेजमेंट रखते हैं कि वो ड्रैग ना हो। जिस तरह हम कहते हैं एसईओ ब्लॉगिंग नहीं, एसईओ ब्लॉगिंग में कोई नहीं आता। अमेज़ॉन जो 2 साल पहले हाइप बनी हुई है, वहाँ आप देख लें कितना बड़ा नंबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ से चीज़ उठानी है, वहाँ रखनी है, बटन दबाना है, वो सेल होना शुरू हो जाएगी। ये प्रोसेस है, इसलिए लोग अट्रैक्ट होते हैं। जब हम बताते हैं ना कि आर्टिकल लिखो, अब ये करो, कह रहे हैं कीवर्ड्स की सेटिंग करो, इंटरनल एक्सटर्नल। हाँ, 2 साल की बात सुना रहा है, 2 साल पता नहीं मैं कहाँ हूँगा, अमेज़ॉन में आता हूँ, ये करता हूँ। वो ये नहीं समझते कि रिस्क कितना इन्वॉल्व है, और जितना जल्दी आ जाते हैं उतना जल्दी निकल भी जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं उस दिन एक स्टोरी सुन रहा था कि एक बंदा जो है वो सुसाइड करने जा रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ द Amazon थिंग्स। ही हैज इन्वेस्टेड लॉट ऑफ मनी इन Amazon, यहाँ तक कि अपना घर तक बेच दिया। एंड चूंकि रिजल्ट्स नहीं मिले बिकॉज ही वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग दैट आई विल गेट दिस मच अमाउंट विद इन 2-3 months, एंड देन ही रियलाइज के मतलब जिस रास्ते पे वो चल पड़ा है ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कामयाबी मिलती है। तो शॉर्ट टर्म का एक सीन था। बट एनीवे, बड़े क्विक क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज के ब्लॉगिंग को स्टार्ट करने में कितना टाइम डेडिकेटेडली काम करना है कि कम से कम आप 1 से लेकर $10 कमाने के काबिल हो जाओ? $1 से $10 आपको विद इन 6 months पहुंच जाना चाहिए अगर आप डेडिकेटेडली फुल टाइम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। एंड डेडिकेटेडली मीन आपकी नज़र में क्या है? डेडिकेटेड इन द सेंस ऑफ कि आपकी रिसर्च स्ट्रांग होनी चाहिए। रिसर्च टॉपिक्स क्या होने चाहिए, क्या कंप्लीट कर रहे हैं। मेरे पास सिंपल सा एक फार्मूला है इसका। आपने कीवर्ड सर्च किया, टूल्स अवेलेबल हैं। उस टूल में अगर एक वेबसाइट 6 महीने से 1 साल के अंदर आ गई है तो आप क्यों नहीं आएंगे? मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दें। बेहतरीन। असबर अली किसको फॉलो करता है? सपोज अगर वो यूट्यूब से सीखना चाहे, किसको फॉलो करेगा? देखें, मुझे जो बंदा काम की बात बताएगा मैं उससे सीखने में बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा। राइट नाउ अगर आप 1-2-3 चैनल किसी को सजेस्ट करना चाहे? एग्जैक्टली तो नहीं, पर मुझे नाम याद नहीं रहते अनफॉर्चुनेटली। मैं शक्ल देख के कि आप अपने आप को भी या फिर रिकमेंड नहीं कर रहे। एग्जैक्टली ऐसा है। देखिए, मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन दी ना, मैंने कोशिश की मैं एडवांस लेवल पे चला जाऊं, एक्सपीरियंस बेस एडवांस लेवल पे चला जाऊं। और पर मैंने वहाँ जाके देखा कि नहीं, पीछे बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो कि अभी नहीं आगे बढ़ सक रही, और मैं एडवांस की बातें कर रहा हूँ, तो मुझे उनको उठाना है। तो फिर मैं जब उनको टारगेट करना शुरू किया तो वहाँ मुझे पता लगा तो बेस लेवल के मसले ही और हैं। मैं उस चीज़ से कई गुना आगे आ चुका हूँ, पीछे बहुत बड़ी ऑडियंस है जो कि पीछे फंसी हुई है। उनको सिखाना जो है ना वो मकसद है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि इस चीज़ से पहले आपको मैं ब्लॉगिंग में ले आया, आप $100, $200, $500 बना रहे हैं, आपकी सुई फंसी हुई है, आपका दोस्त अमेज़ॉन से आधे पैसे कमा रहा है या डबल पैसे बना रहा है। 11 साल पहले यूके में अमेज़ॉन आया, मैंने अमेज़ॉन पे अकाउंट बनाया, 200 ऑर्डर आ गया मुझे, मैं अपने हाथों से बैठ के 200 आइटम शिप कर रहा हूँ। पर रिस्क इन्वॉल्व रहता है हर चीज़ के अंदर। आपको फोकस करना होता है। देखो, स्ट्रीमलाइन करो। जिन लोगों ने छलांगे लगाई हैं इधर से उधर रिस्क को कम करने के लिए, वो कुछ नहीं निकाल सके। और जहाँ तक रही टाइम की बात कि जी आप कहते हैं जी कि इतने टाइम में क्या बन सकता है, अपने ऊपर बिलीव आप रखें। इतनी वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन है, लोग जो चीज़ों के साथ सिंसियर होते हैं। अभी मैं बैठा हुआ था अपने एक पुराने स्टूडेंट के साथ, वो मुझे स्टोरी सुना रहा था कि जी मैंने जो है ना वो ऐसे बैठे हुए ऐसे कीवर्ड जो है ना वो निकाला। वो कीवर्ड जो है, मैं 5-10 वेबसाइट्स पढ़ी हुई थी, वो अचानक से कीवर्ड आया, उसने जो है ना वो उसी टाइम साथ ही आर्टिकल राइटर बैठा था, उसे कहा कि ये आर्टिकल लिख दो। कहता जी कि जितना मैं अपने 3 साल के एक्सपीरियंस में जो पर डे ट्रैफिक ले रहा था, वो मैंने 3 घंटे के अंदर अचीव कर ली। ऐसे मतलब ये गोल्ड माइन है, आपने क्रैक करना है, सिस्टम का हिस्सा बनना है। exactly. तब पॉसिबल होगा। बिल्कुल। एसईओ करना चाहता है एक बंदा, एसईओ में कितने टाइप्स है, या अगर आप मुझे बता दे कि एक भाई किसको टारगेट करना है स्टार्ट में, कौन से वो पॉइंट्स होंगे जिनको असबर अली टारगेट करेगा? मैं कहता हूँ अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आपने एसईओ में नहीं आना। पॉइंट्स जो टारगेट करने हैं आपने, वो हर चीज़ को ब्रॉडर व्यू में देखना है आपने, उसको इन डेप्थ नहीं जाना है आपने। कंटेंट फोकस रखता है, टूल्स अवेलेबल हैं जो कि आपका ऑन पेज करके दे देते हैं। मैं कहता हूं कि आप ही इस चीज़ को, यूज़र एंगेजमेंट को कभी भी जो है वो नहीं कर सकते, क्योंकि 10 लोग आए हैं, 100 लोग आए हैं, 100 डिफरेंट तरीके से सोचते हैं, और आप हर बंदे को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं।
आपको एक ट्रेंड सेटर बनना है, पर आपने चीज़ों को ऐसे लेके चलना है जो आप अपने हिसाब से लेके चलें, ना कि आप जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों पे जाएं। कंटेंट इज़ अ मेन थिंग। आपकी ऑन पेज एसईओ आपने कर ली, उसके अलावा आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपको ऑफ पेज एसईओ पे जाने की ज़रूरत नहीं है अनटिल एंड अनलेस कि आपको बहुत ही बड़ी चीज़ में हाथ डाल दिया आपने। मैं एक बंदे से मिला, मैंने कहा कितना बना रहे हो? उसने कहा जी कि $3,000। कितना इन्वेस्ट किया हुआ है? 1.5 करोड़ रुपए साइड पे इन्वेस्ट कर रखा है। 1.5 करोड़। क्यों? क्योंकि उसको जो बात कहता है यहाँ पैसे लगा दो, वहाँ पैसे लगा देता है, ठीक है, और सीखने को तैयार नहीं है। तो क्या है कि उस इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जो वो अर्न कर रहा है वो कई गुना कम है। दिस इज द पॉइंट जो कि मैं नॉर्मली लोगों को बताता हूँ कि भाई आप एसईओ का सोचते क्यों हो? पहले वाली जो चीज़ें हैं उनको स्ट्रीमलाइन कर लो। आप ऑन पेज एसईओ को टारगेट कर लो, आपका ब्लॉग रैंक हो जाएगा। ऑन पेज एसईओ में किन किन चीज़ों को आप देखते हैं नॉर्मली एक आर्टिकल के अंदर? देखें, मेरा फेवरेट टूल सर्फर एसईओ है। जब भी मैंने इस चीज़ से रिलेटेड वीडियोस भी इसलिए बनाई कि देखो यार, जब डी रैंक होता है ना, इसका मतलब है वो जो कैलकुलेशन ऑफ वर्ड्स है ना, वो ऊपर नीचे हो गया। आप ठीक है, आप रैंक थे, आप नीचे आ गए, उसे ऑप्टिमाइज करो, फिर ऊपर चले जाओगे, ऑप्टिमाइज करो, फिर ऊपर। सारा कीवर्ड कम्बिनेशन का ही कमाल है इसमें। आप कहने कि जी हाथ से लिखा होगा तभी रैंक होगा, आप बिलीव नहीं करेंगे। एआई की बात करते हैं, मैंने एक क्लाइंट था हमारा, वो उसको आर्टिकल बड़ी मुश्किल से पसंद आते हैं। मैंने एक बंदे से लिखवाया कि आर्टिकल लिख दो इस टॉपिक के ऊपर। कोई एजेंसी थी यूके की ना, उसने आर्टिकल लिख के दे दिया। मैंने उसने कहा ये बड़ा बेकार आर्टिकल लिखा आपने। मैंने कहा अच्छा यार, वो जो हमारा होता है आपके लिस्ट में एक सबसे अच्छा राइटर जो होता है, उससे लिखवा के दो। उसको लिखा, उसने कहा नहीं यार मज़ा नहीं आया। मैंने कहा यार उसे पसंद नहीं आ रहा। उसने कहा जी मैं आपको ना आज आर्टिकल अरेंज करके दे दूंगा। मैंने कहा ओके। उसने आर्टिकल दिया मुझे, मैंने उसको दिया। उसने कमाल का आर्टिकल लिखा है। वाह। मैंने कहा यार कौन, किससे लिखवाया? उसने कहा एआई से लिखा है। अच्छा, राइट। यकीन करेंगे आप? जबरदस्त। तो आप कैसे डिनाई कर सकते हैं एआई को? इसका मतलब यह है कि सिर्फ ये मतलब नहीं है इस बात का कि आप डालना शुरू करें और फैक्ट्री खोल लें आर्टिकल की। क्वालिटी कंट्रोल मैटर करता है। यस, ठीक है, इंसान पढ़ रहा है तो यूजर एंगेजमेंट पढ़ रहा है। गूगल नहीं कहता कि जी इतना प्लेजरिज्म होना चाहिए, डुप्लीकेट कंटेंट नहीं होना चाहिए, ये वो मैटर करता ही नहीं है। आई थिंक हेल्पफुल कंटेंट अपडेट का मकसद भी यही है कि भाई आप ह्यूमन के लिए लिखो, ना कि सर्च इंजन के लिए। सो वेल, एआई के हवाले से आपके क्या तासुरात हैं? देखिए, मैंने आपको एग्जांपल जो दी है, अब मुझे बताएं इसका क्या एंड बच जाता है। मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ एआई को, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, पर टर्म्स एंड कंडीशन उसके ऊपर अप्लाई है। बेहतरीन। क्यों? क्योंकि उसको नहीं पता कि क्या बात पहले हो चुकी है और वो बात अब नहीं करनी है। ठीक है, अगर मैं शुरू कर दूं हमारा इंटरव्यू पहली बात से, तो मुझे पता है कौन सुनेगा, कहेगा ये तो वही बातें कर रहा है दोबारा से। तो सेम आर्टिकल की बात है कि जी आपने ये सोचना है कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे चलेगा। मैं आपके शो में आया, मैं आपके शो में जाके कहता हूँ जी पॉडकास्ट पे कि जी मैं जो है ना जी इतना बनाता हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या कैसे बनाता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पैसा इंपॉर्टेंट है, कहाँ से बनता है। तो अगर आपने उस फ्लो को समझ लिया, उस एआई को उस एंगल से आपने क्वालिटी कंट्रोल अपना अच्छा रखा, तो मैं कहता हूँ कि दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। बेहतरीन। बहुत ज़बरदस्त बातें हो रही है, लेकिन इसको वाइंड अप करने की तरफ जाएंगे तो आप क्या समझते हैं? 2-3 क्वेश्चन है मेरे माइंड में। द फर्स्ट वन इज़ कि एक ब्लॉग जो है ना, उसको कितना टाइम लगता है कम से कम $1000 से $1500 जनरेट करने में? मैं ये अमाउंट बहुत बड़ा भी हो सकता है, लेकिन मैं इस वक्त एक छोटे अमाउंट की बात करूँ। 1000 से $1500 जनरेट करने में कितना टाइम लगेगा और कितने आर्टिकल एवरेज चाहिए होते हैं? बेसिकली आप फार्मूला मांग रहे हैं। यप। 6 months to 1.5 year। ठीक है, और क्रेडिबिलिटी मैटर करती है, आपकी टॉपिक्स मैटर करते हैं। कुछ ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स हैं जो कि नहीं रैंक हो सकते, नहीं रिजल्ट लेके आ सकते, वो हमेशा अप्लाई होगा। अब आप कहते हैं जी आर्टिकल की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? देखें, मैंने ऐसे ब्लॉग बनाए हैं जिसपे मैंने 8 आर्टिकल्स डाले और उसने मुझे 3 साल बना के दिए पैसे, मंथली $1000 से $2000। मैंने उसमें शायद एक लफ्ज़ भी ऐड ना किया हो। ठीक है, तो बेसिकली ये है कि आपके हाथ में क्या चीज़ लग गई है वो मैटर करता है, रिसर्च मैटर करती है आपकी। तो ये ड्यूरेशन 6 महीने से स्टार्ट होता है और 1.5 साल में आपको वहाँ तक पहुँचना है, अगर आपकी बेसिक ऑफ कीवर्ड रिसर्च स्ट्रांग हुई भी है। तो वेबसाइट फ्लिपिंग होनी चाहिए या नहीं? एग्जैक्टली होनी चाहिए। ये बहुत सेफ मॉडल है और आपके रिस्क को कम करता है, इसकी तरफ जाना चाहिए। पर इसका कतई मतलब ये नहीं है
आपने एक वेबसाइट को 1.5 साल लगा के बनाया और उसके बाद फिर जीरो शुरू कर लिया। अब आपके पास इतना पैसा है कि आप एक रनिंग वेबसाइट उठाएं और उसके अंदर वही एक्सपीरियंस डालें और उस टाइम को आधा कर दें। और वो जो आपकी हिरार्की बनती है कि 1 के बाद 2 और 2 के बाद 4, वो मॉडल तभी रेप्लिकेट हो सकता है जब आप फ्लिपिंग करते हैं। अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है ब्लॉगिंग से और रेगुलर इनकम से कि आप अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई कर सकें। कितनी लड़की आसपार अली को कांटेक्ट करती है और शादी की ऑफर देती है? एक भी नहीं। नहीं, झूठ नहीं बोला। शादी के ऑफर देंगी या 4 की इजाजत है वैसे भी? देंगी, पर ये जगह नहीं है सवाल करने की। मुझे तो जवाब चाहिए, ऑडियंस को जवाब चाहिए। देखें, जो मैं इसलिए इस सारे डिपार्टमेंट से दूर रहता हूँ। मैंने सपोर्ट जो है ना हवाले कर रखी है अपनी टीम की कि उधर ही रहो ताकि मैं फोकस कर सकूं। सर पैर भी कहीं ना कहीं से हो जाता है, सो प्लीज आप गोल ना करें जवाब को। ऑफर, लास्ट ऑफर कब आई है? लास्ट ऑफर शायद पिछले हफ्ते। भाभी मोबाइल देखती है? क्यों नहीं देखेंगे, वेल थैंक यू वेरी मच ब्रदर, आपके साथ असफर भाई बहुत अच्छा लगा। और क्वेश्चन तो वैसे बहुत सारे हैं, आपको पता है कि जब ब्लॉगिंग में 2 लाइक माइंडेड लोग बैठते हैं तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन आता है, क्योंकि अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। आपको पता है कि एक्सपीरियंस से ही जो है ना हम नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। रिकॉर्डिंगली जो है ना हमारे ब्लॉग जो है या रैंक होते हैं या डिरैंक होते हैं, बेस्ट ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस। मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। बेसिकली कंटेंट जितना आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें इतनी ज़बरदस्त क्वालिटी पाकिस्तान में कोई नहीं दे रहा। क्वांटिटी की बात करूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा क्वांटिटी स्पेसिफिक नीच में कोई नहीं दे रहा। बल्कि मैं भी जेलस हो रहा होता हूँ कि यार देखो बंदा है, मशीन है, इतना ज़्यादा काम करता है, हमें जेलस कर सकता है। हम तो बूढ़े हो गए हैं, अब हमारे अंदर एनर्जी नहीं है। और ये पॉजिटिव एनर्जी जो है ना, और कंटेंट क्रिएटर्स को मैं स्पेसिफिकली ये मैसेज है कि अगर आपने इंस्पिरेशन लेनी है तो वो यहाँ से मिलेगी, और यहाँ से आपने जो है ना वो हमेशा अपनी पावर लेनी है। और बल्कि मैं पीछे अभी पॉडकास्ट से पहले भी हम बात कर रहे थे कि जी इतनी एनर्जी अगर मेरे पास आ जाए, मेरी ज़िंदगी में वो सवाल होता है ना कि अगर आप पीछे चले जाए तो क्या करेंगे, तो क्या बनना चाहेंगे? तो मैं स्माइल बनना चाहूँगा। सर बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर द रिस्पेक्ट। और मैं यही भी कहना चाहूँगा, यहाँ पे मैं ये चीज़ें ऐड करने वाला था लेकिन आप मुझसे पहले हो गए। माशाल्लाह आपसे जो कंटेंट ऐड कर रहे हैं मैं देखता हूँ उसमें से एक ही चीज़ है जो कि एक्सपीरियंस बेस्ड है। लोग कहते हैं ना कंटेंट का आइडिया किधर से आता है, वो एक्सपीरियंस से आता है। सो मस्ट फॉलो हिम, और 100K में हमें अपना किरदार अदा करना है इंशाल्लाह। और इसका जो केक है, अल्लाह ने चाहा तो मुल्तान तो आप काटे ही काटे, उससे हमारा कोई लेना नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह इस्लामाबाद भी हम ये एक केक काटेंगे इंशाल्लाह। और वो ऑलरेडी हमारा डिस्कस है कनेक्टेड पाकिस्तान के फाउंडर और ओनली अरसलान भाई, सबका भाई, यू नो उसका अरसलान भाई बोलते हैं, मुझे हर बंदा भाई क्यों बोलता है। तो इंशाल्लाह वो हम इस्लामाबाद में करेंगे प्रोग्राम। एक लास्ट एडवाइस आपकी तरफ से और उसके बाद इसको वाइंड अप करते हैं। देखिए, जो आप कर रहे हैं उसको फोकस रखना है आपने। अगर आपके अंदर 1% भी डाउट आ गया ना कि मेरे से नहीं हो पाएगा, तो मैं आज आपको लिख के देता हूँ, आपसे नहीं हो पाएगा। सारी की सारी अगर आप पॉजिटिव एनर्जी अपने पास रखते हैं तो फिर आपकी जो सर्कमस्टांसेस हैं, आपकी जो चीज़ें जो आपके फेवर में नहीं थी, वो भी आपकी फेवर में होना शुरू हो जाती है। तो पॉजिटिविटी इज़ द की टू सक्सेस। और अगर एक निशानी बता रहा हूँ मैं, अगर आप नेगेटिव कमेंट करते हैं ना जाके किसी भी जगह पर, तो आपकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, आप कुछ कमाल नहीं कर सकते। तो फोकस ऑन योरसेल्फ। बल्कि वो डिस्कस होता है अक्सर, नीचे कमेंट्स आना शुरू हो जाती है, आप एनी टाइम बेहतरीन से बेहतरीन नेगेटिव आंसर की तलाश में लग जाते हैं जो कि आपको नेगेटिविटी की तरफ धकेलता है। एक्जेक्टली सर, ज़बरदस्त हो गया। वेल थैंक यू वंस अगेन। और जैसा कि आपने सुना, उनका चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी है, उसके साथ साथ आपको यू नो जगह जगह पे इस वीडियो के अंदर भी मिला, तो मस्ट आप लोगों ने फॉलो करना है। ब्लॉगिंग से रिलेटेड बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रहे हैं और बहुत कम लोग हैं जो किस तरह का काम करते हैं। सो आप लोग का सपोर्ट चाहिए और इस किस्म की पॉडकास्ट और हम लोग आपके लिए लेके आएंगे। कोई भी क्वेश्चन हो आप कर सकते हैं और कमेंट्स में आपने मस्ट जो है ना अप्रिशिएट करना है, फॉलो करना है और इसी के साथ साथ सीखना भी है, क्योंकि अगर सीखेंगे नहीं तो इस वीडियो का कोई मकसद ही नहीं है। Exactly. तो बस इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। दा अल्लाह पामान।